जो हमारा टॉपिक है वो हम क्या करेंगे कि आज का जो टॉपिक है हमारा वो पढ़ेंगे क्या, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। क्या पढ़ेंगे? बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। ठीक है, ये आज का हमारा टॉपिक रहेगा, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। अब बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि बॉडी फ्लूइड मतलब क्या है? ब्लड। फ्लूइड क्या है हमारी बॉडी के अंदर? ब्लड। ब्लड ही है, फ्लूइड है हमारी बॉडी के अंदर। और ब्लड जो होता है वो क्या होता है? ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। क्या है? ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, अब इस बात में क्या है कि मेनली क्या है, अब हमें आपको ये पता होना चाहिए कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले जो होता है कौन सा होता है? एपिथेलियल टिश्यू होता है, पता ही होगा। एक होता है कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, लास्ट होता है नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू, ये चार प्रकार के टिश्यूज पाए जाते हैं बॉडी के अंदर। ठीक है, इसमें से जो होता है कनेक्टिव टिश्यू, जो होता है कनेक्टिव टिश्यू के दो सब पार्ट्स होते हैं, एक होता है बोन और एक होता है ब्लड। तो ब्लड जो है किसका पार्ट है? कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट है, इसलिए हमने क्या लिखा है? ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, साथ ही साथ एक और स्टेटमेंट जब हायर बुक्स हम पढ़ेंगे तो उसमें क्या देखता है कि ब्लड इज ए फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू। अब ये हमने एक स्टेटमेंट दिया है क्या कि ब्लड इज ए फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू, हायर बुक्स में हम पढ़ेंगे। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ? ब्लड को हमने फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू में क्यों रखा? तो इसके पीछे का जो रीजन है ये क्या है कि जो सेल्स जो पाई जाती हैं ये क्या है? सेल्स है ब्लड की। ठीक है, और इन सेल्स के बीच में जो ये स्पेस है, इस स्पेस को क्या बोलते हैं? इंटर सेलुलर स्पेस। क्या बोलते हैं? इंटरसेलुलर स्पेस, इस स्पेस को बोला जाता है। और इसके अंदर ये फ्लूइड फिल है। क्या है? फ्लूइड की फिलिंग है। इस फ्लूइड को क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ठीक है, ये ब्लड के लिए है। किसके लिए है? ब्लड सेल्स के लिए है। अब यहीं पे एक हम और डायग्राम देखते हैं, किसका? बोन्स के लिए, क्योंकि सेकंड पार्ट क्या है? बोन्स है। तो बोन्स को हम किस में रखते हैं? ट्रू कनेक्टिव टिश्यू में। क्यों रखते हैं? इसके पीछे का कारण देखिए। इसके अंदर भी कौन सा स्पेस है? इंटर सेलुलर स्पेस। और जो फ्लूइड पाई जा रही है वो क्या पाई जा रही है? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। लेकिन इस बोन्स की केस में क्या होता है? जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो होता है उसका जो सिक्रीशन है, उसका सिक्रीशन कौन करता है? खुद ये सेल्स करती हैं। कौन करती हैं? सेल्स ही करती हैं। अब इसमें जो ईसीएफ के अंदर जो सब्सटेंसेस पाए जाते हैं, क्या क्या पाए जाते हैं? जैसे कि कॉन्ड्रोसाइट्स, फाइब्रोब्लास्ट, एडिपोसाइट्स। ठीक है, इटीसी है। इसके अंदर क्या है कि बोन्स के केस में क्या होता है? जो बोन्स की सेल्स जो होती हैं, यहाँ पे हमने बोन्स की सेल्स बनाई है। बोन्स की सेल्स ही क्या, जो इंटरसेलुलर स्पेस जो पाया जाता है उसके अंदर जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड पाई जाती है, उस स्पेस के अंदर फिलिंग होती है किसकी? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की। उनका जो सिक्रीशन है वो खुद सेल्स करती है। ठीक, जिसमें कि क्या आता है? कॉन्ड्रोसाइट्स आते हैं,
कार्टिलेज, फाइब्रोब्लास्ट आते हैं, एडिपोसाइट्स आती है, फाइबर्स आते हैं, इन सब का सिक्रीशन जो है कौन करती है? खुद सेल्स करती है। लेकिन वहीं पे ब्लड के केस में जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है, इसमें क्या पाया जाता है? प्लाज्मा। क्या पाया जाता है? प्लाज्मा। और प्लाज्मा का जो सिक्रीशन है, क्या प्लाज्मा का जो सिक्रीशन है वो बोन्स, जो सेल्स जो होती हैं वो खुद नहीं करती हैं, सॉरी, सेल्स जो होती हैं खुद सिक्रीशन नहीं करती हैं, प्लाज्मा जो है खुद सिंथेसाइज होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर इसकी सिक्रीशंस जो होती है बोन, ब्लड की सेल्स नहीं करती है। तो इसको हमने गलत साबित कैसे करेंगे? क्योंकि ये स्टेटमेंट जो दिया है फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू है। कैसे है? ब्लड सेल्स does not secrete extra cellular fluid, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट हम क्या रखेंगे? सेकंड पॉइंट इसमें क्या रखेंगे? सेकंड पॉइंट में हम रखेंगे क्या? फाइबर्स आर नॉट प्रेजेंट इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। फाइबर्स नहीं पाए जाते हैं। इसकी केस में क्या पाए जाते हैं? फाइबर्स पाए जाते हैं। इनके केस में फाइबर्स नहीं पाए जाते। और साथ ही साथ जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर का जो मैट्रिक्स है उसके अंदर जो सब्सटेंसेस, इसमें प्लाज्मा है, इसका सिक्रीशन खुद सेल्स नहीं करती हैं और फाइबर्स नहीं पाए जाते। इस वजह से क्या हो जाता है? फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू में आता है। ये हायर बुक्स में देखने को मिलेगा या स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में ऐसा आ सकता है। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं। देखिए, अब हम एक चार्ट बनाते हैं किसका? ब्लड से रिलेटेड। ये क्या है? ब्लड है। इसको हम दो भाग में बांटते हैं। एक आता है फॉर्म्ड एलिमेंट्स, फॉर्म्ड एलिमेंट्स आता है। दूसरे साइड क्या आ जाता है? फ्लूइड पार्ट। फ्लूइड पार्ट जो होता है कितना परसेंट होता है? 55% होता है। और वहीं पे ये जो होता है 45% होता है। ठीक है, फ्लूइड पार्ट में हमें क्या पढ़ना रहता है? प्लाज्मा। क्या पढ़ना है? फ्लूइड पार्ट में प्लाज्मा पढ़ना है। ठीक है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स को हम फिर दो भाग में बांट देते हैं। एक का नाम जो है हम देते हैं क्या? ब्लड सेल्स। सेल्स फ्रैगमेंट्स। क्या नाम देते हैं? फॉर्म्ड एलिमेंट्स को हम दो भागों में बांटते हैं। किसमें किसमें? ब्लड सेल्स एंड सेल फ्रैगमेंट्स। सेल फ्रैगमेंट्स के अंदर, सेल फ्रैगमेंट्स के अंदर हमें क्या पढ़ना है? थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स मतलब प्लेटलेट्स, क्लॉटिंग के काम आएगा। थ्रोम्बोसाइट्स पढ़ते हैं। थ्रोम्बोसाइट्स मतलब प्लेटलेट्स होता है, दूसरा नाम है उसका थ्रोम्बोसाइट्स। ब्लड सेल्स को फिर हम दो भागों में बांट देते हैं। डिवीजन है। क्या क्या नाम है? तो एक को हम कह देते हैं क्या? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। ठीक है, इसका एक और नाम है इथ्रोसाइट्स और इसका नाम है ल्यूकोसाइट्स। क्या नाम है? एक का नाम है एथ्रोसाइट्स और दूसरे का नाम है ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, ल्यूकोसाइट्स को फर्दर दो डिविजन्स होते हैं। क्या क्या? ग्रैनुलोसाइट्स ए ग्रैनुलोसाइट्स। ठीक है, ग्रैनुलोसाइट्स और ए ग्रैनुलोसाइट्स। इसके अंदर फिर हम फर्दर थ्री डिविजन्स देखने को मिलता है।
न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, एस्नोफिल्स। ठीक है, ग्रैनुलोसाइट्स को हम ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं, ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं इनके सेल्स के अंदर। तो इसको तीन भागों में बांटते हैं, किसमें किसमें, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और एस्नोफिल्स। और एक ग्रैनुलोसाइट्स को हम फर्दर दो डिविजन्स करते हैं, मोनोसाइट्स और एक है क्या, लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स। ठीक है, ब्लड है, ब्लड का हमने फर्दर दो डिवीजन किया, क्या क्या किया, एक को किया फॉर्म्ड एलिमेंट्स और दूसरे वाले का फ्लूइड पार्ट। फ्लूइड पार्ट में हमें क्या पढ़ना है, प्लाज्मा। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में दो चीजें पढ़नी है, क्या, ब्लड सेल्स और सेल फ्रेगमेंट्स। ये सेल्स जो होती है फ्रेगमेंट्स के फॉर्म में पाई जाती है, जिसमें थ्रोम्बोसाइट्स पढ़ते हैं, प्लेटलेट्स। वहीं पे ब्लड सेल्स को दो भागों में बांटते हैं, किसमें किसमें, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। अब डब्ल्यूबीसी जो होता है ये दो प्रकार का फर्दर डिवीजन होता है, क्या क्या, तो एक को बोलते हैं ग्रैनुलोसाइट्स और एक को बोलते हैं ए ग्रैनुलोसाइट्स। ए ग्रैनुलोसाइट्स के अंदर दो चीजें पढ़ती हैं, क्या, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। और ग्रैनुलोसाइट्स के अंदर तीन चीजें पढ़नी रहती हैं, क्या क्या, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और एस्नोफिल्स। अब इन सबकी फर्दर हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम प्लाज्मा स्टार्ट करेंगे, प्लाज्मा के बारे में देखेंगे, प्लाज्मा क्या होता है। आई थिंक आप लोग को सब समझ आ रहा होगा। अब देखिए हम प्लाज्मा स्टार्ट करते हैं। प्लाज्मा कितना परसेंट पाया गया था, प्लाज्मा 55%। अब प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा वैसे तो कलर क्या होता है, क्या कलर होता है, पेल येलो कलर का होता है। कैसा होता है, पेल येलो कलर का, येलोइश कलर का होता है। ठीक है, प्लाज्मा के कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखते हैं, आखिर प्लाज्मा किन किन चीजों से मिलकर बना होता है। तो प्लाज्मा के अंदर जो होता है, सबसे पहले क्या देखते हैं, 90 to 92% परसेंटेज बेस इसमें से क्वेश्चन आते हैं नीट के अंदर। क्या परसेंटेज बेस पूछते हैं, जिसके जिनके जो जो परसेंटेज बताए जाएंगे उन्हें याद करना रहेगा। तो 90 to 92% क्या पाई जाती है, वाटर पाई जाती है। ठीक है, प्रोटीन्स पाए जाते हैं, कितना परसेंट, 6 to 8%। ये क्वेश्चन आता है हमेशा, बहुत बार आ चुका है। चार प्रकार के प्रोटीन्स पाए जाते हैं, कौन कौन से देख लेते हैं। एल्बुमिन पाया जाता है, ठीक है, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन। क्या क्या पाए जाते हैं, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन। ये चार जो है प्रोटीन्स पाए जाते हैं। उसके बाद न्यूट्रिशन पाए जाते हैं, न्यूट्रिशंस, न्यूट्रिशंस में क्या क्या पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, एमिनो एसिड्स, फैटी एसिड्स। ये तीन चीजें जो होती है, मतलब लिपिड्स, एमिनो एसिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स, ये सब चीजें न्यूट्रिशन में पाई जाती हैं। साथ ही साथ और क्या पाया जाता है, विटामिन्स, विटामिन्स,
हार्मोन्स हार्मोन्स पाए जाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स पाए जाते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या क्या पाए जाते हैं? सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम, HCO माइनस, बाइकार्बोनेट, ये सब आयंस पाए जाते हैं, गैसियस एक्सचेंज में भी काम आता है। तो ये सब चीजें पाई जाती है इसके अंदर, ठीक है। तो ये सब चीजें पाई जाती हैं। इलेक्ट्रो किसका कॉन्स्टिट्यूएंट है? प्लाज्मा का कॉन्स्टिट्यूएंट है। प्लाज्मा में 90 to 92% जो होता है पानी पाया जाता है, वाटर पाया जाता है। प्रोटीन्स पाए जाते हैं 6 से 8%। 6 से 8% प्रोटीन्स में क्या क्या पाए जाते हैं? एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है। न्यूट्रिशंस पाए जाते हैं क्या क्या? कार्बोहाइड्रेट्स, एमिनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, विटामिन, हार्मोन्स और इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स में सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, कैल्शियम, बाइकार्बोनेट और ये सब चीजें पाई जाती हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हम प्रोटीन के जो फंक्शंस, प्रोटीन क्या क्या काम आते हैं, अब उसको हम स्टडी करेंगे। प्लाज्मा के अंदर इनका काम क्या है, रोल क्या है। सबसे पहले हम क्या लेंगे? एल्बुमिन। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? एल्बुमिन। अब एल्बुमिन क्या करता है, ठीक है, प्लाज्मा के अंदर हम ये देखते हैं। तो एल्बुमिन का जो मेन काम है वो क्या है? हेल्प इन ऑस्मोटिक बैलेंस। ऑस्मोटिक बैलेंस कैसे करता है, ठीक है। ऑस्मो रेगुलेशन के काम आता है। तो कैसे आता है? अब ऑस्मोसिस की डेफिनेशन क्या कहती है? यह एक, मान लीजिए, जार है, ठीक है, और ये दो भाग में बटा है, ठीक है, किसके थ्रू? एसपीएम, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये समझ आया? यह एक प्रकार का एसपीएम है और एक बीकर है। बीकर के अंदर हमने दो पार्टीशन कर दिए हैं। एक तरफ क्या किया है? वाटर की फिलिंग है। किसकी है? वाटर की फिलिंग है। और दूसरी तरफ क्या है? इधर क्या है? इलेक्ट्रोलाइट्स है। क्या है? इलेक्ट्रोलाइट्स है। कॉन्सेंट्रेशन हाई है। मेनली क्या है? कॉन्सेंट्रेशन इधर की हाई है और इधर कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट भी है, लेकिन इधर की कॉन्सेंट्रेशन जो क्या है? लो है। तो ऑस्मोसिस क्या कहता है? द मूवमेंट ऑफ, जब डेफिनेशन लिखेंगे तो आप लोग को ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। द मूवमेंट ऑफ water molecules from low concentration to high concentration according to concentration gradient through SPM। क्या? द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होगा कहां से? जहां कॉन्सेंट्रेशन लो है। यहां पे क्या है? कॉन्सेंट्रेशन लो है, यहां पे कॉन्सेंट्रेशन हाई है। तो मूवमेंट डाइल्यूशन करना है हमें, क्या करना है? इक्विलिब्रियम पे लाना है, ठीक है। तो हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक और आपने नाम सुने होंगे हाइपर
तीन प्रकार के सॉल्यूशंस होते हैं, हाइपरटोनिक, टोनोसिटी के बेसिस पे हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक। हमें आइसोटोनिक पे लाना है। आइसोटोनिक का मतलब होता है समान, दोनों तरफ सेम इलेक्ट्रोलाइट्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स दोनों तरफ सेम हो जाएंगे, पानी और सब चीजें एक तरफ बराबर करनी है। तो इसके लिए क्या करेंगे, मूवमेंट करवाएंगे, किसका, वाटर मॉलिक्यूल्स का, इलेक्ट्रोलाइट जिधर ज्यादा है उस तरफ। तो मूवमेंट किधर से किधर होगा, इधर से इधर होगा, ठीक है। और मूवमेंट होगा किसका, वाटर का मूवमेंट होगा लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन अकॉर्डिंग टू कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। जिधर कॉन्सेंट्रेशन की रिक्वायरमेंट है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब जिधर रिक्वायरमेंट है उस साइड होगा, थ्रू एसपीएम, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। अब मेम्ब्रेन जो होती है चार प्रकार की होती है, एक सेमी परमिएबल होती है, एक परमिएबल होती है, एक नॉन परमिएबल होती है। तो इस प्रकार के मेम्ब्रेन्स जो होती है परमिएबिलिटी के बेसिस पे होती है। तो इसमें क्या होता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन पाया जाता है, जो कि वाटर के मूवमेंट को कैरी करता है, कहां से, लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ अकॉर्डिंग टू कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ये ऑस्मोसिस बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस, ठीक है। ऑस्मोसिस की डेफिनेशन है क्या, ये है। तो अब देखते हैं हम क्या, ये तो ऑस्मोसिस के लिए हो गया। अब ऑस्मोटिक बैलेंस ये ब्लड के अंदर कैसे कैरी करता है, अब ये देखते हैं। हेल्प इन, किसमें हेल्प करता है, ऑस्मोटिक बैलेंस। अब मान लीजिए ये क्या है, हमारी कैपिलरीज है, क्या है, ब्लड कैपिलरीज। ब्लड कैपिलरी है, इधर क्या हो रहा है, ब्लड का फ्लो हो रहा है, फ्लो ऑफ ब्लड, ठीक है। इधर क्या पाया जाएगा, दोनों तरफ क्या है, टिश्यू है, क्या है, टिश्यू है, ये क्या है, टिश्यू है। मान लीजिए हमें चोट लग गया, क्या हो गया, चोट लग गया, कुछ भी हो गया, तो टिश्यू ब्रेक हो गया, क्या हो गया, टिश्यू ब्रेक हो गया, और यहां से जो ब्लड है ये रिस करके और कहा जा रहा है, बाहर निकल रहा है, ब्लड बाहर निकल रहा है, ठीक है। एनवायरमेंट में जा रहा है ब्लड, क्यों, क्योंकि चोट लगा है, रप्चर हुआ है, रप्चर हुआ है, क्या हुआ है, टिश्यू रप्चर हुआ है, और ये क्या है, स्पेस है, स्पेस है, ठीक है। टिश्यू रप्चर हुआ है, और टिश्यू रप्चर होने की वजह से जो ब्लड फ्लो था कैपिलरीज से ब्लड बाहर जा रहा है, क्योंकि टिश्यू रप्चर हुआ है, चोट लगी है, एक्सीडेंट हुआ है, कुछ भी केसेस हुए हैं। अब इस समय क्या होगा, जो हमारे एल्बुमिन्स पाए जाएंगे, ब्लड के अंदर एल्बुमिन्स है, ये क्या करेंगे, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन, वाटर जा रहा है, साथ ही क्या जा रहा है, इलेक्ट्रोलाइट्स और ये सब चीजें बाहर जा रही है, लेकिन एल्बुमिन जो है, जो हमारा प्लाज्मा का पार्ट है, प्लाज्मा का जो पार्ट है वो अंदर है, क्या, एल्बुमिन। एल्बुमिन क्या करेगा, अपने चारों तरफ इलेक्ट्रोलाइट्स को इकट्ठा करेगा, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बढ़ाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे जो वाटर है, वाटर जो है इनटेक होगा। और मान लीजिए जब हमारा ब्लड जो है 5 लीटर था पहले, और एक्सीडेंट होने के बाद जो 4 लीटर हो गया था, या 3 लीटर कुछ भी हुआ, तो इसकी वृद्धि करेगा, मतलब क्या, तो मेंटेन करेगा ऑस्मोटिक बैलेंस, ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करेगा, कोलैप्स होने से बचाएगा, कोलैप्स प्रिवेंट ब्लड कैपिलरीज, किसको बचाएगा, ब्लड कैपिलरीज को, ब्लड कैपिलरीज को कोलैप्स होने से बचाएगा, क्यों, क्योंकि ब्लड की जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम मेंटेन करने के काम आएगा ऑस्मोटिक बैलेंस से, वाटर का इनटेक हो जाएगा। जब
ब्लड जो है ओजेस आउट होंगे, ब्लड जब बाहर निकलेंगे, कहीं रैप्चर हो जाए, एक्सीडेंटल केस हो जाए, उस सब केसेस में क्या होता है, ब्लड बाहर आता है, बहुत ज्यादा ब्लड फ्लो होता है, और इस वजह से क्या होता है, जो हमारी आर्टरीज और कैपिलरीज है उसको मेंटेन करने के लिए क्या करेंगे, वाटर जो है, जो इंटरसेलुलर स्पेस में पाया जा रहा है वो अंदर आएगा, और इस वजह से क्या होगा, इसकी वॉल्यूम को मेंटेन करेगा। मेनली किसको मेंटेन करेगा, वॉल्यूम को मेंटेन करेगा। ठीक है, तो ये एल्बुमिन का काम है। अब हम देखते हैं किसके लिए, ग्लोबुलिन के लिए। ग्लोबुलिन जो होता है ये 3 प्रकार के पाए जाते हैं। अल्फा, बीटा, गामा। अल्फा, बीटा, गामा। जो गामा जो होता है, मेनली हमें इसको एनसीईआरटी में नहीं दिया है, नहीं पढ़ना है, हमें गामा के बारे में पढ़ना है। गामा जो क्या होता है, एक प्रकार से इट वर्क एज इम्यूनोग्लोबिन्स की तरह वर्क करता है। हमें सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। ये हम 12th क्लास के चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या करता है, एल्बुमिन जो होता है इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाता है। मेनली जब भी हमारे फॉरेन पार्टिकल्स आते हैं, बैक्टीरिया, इट हेल्प इन किलिंग ऑफ बैक्टीरिया। किसके किलिंग में काम आता है, बैक्टीरिया के किलिंग में काम आता है। क्या, तो इम्यूनोग्लोबिन्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, हमारे बॉडी के अंदर इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाते हैं, इम्यून सिस्टम हमारा स्ट्रॉन्ग करते हैं, और इम्यूनोग्लोबिन्स पाए जाते हैं। जैसे इम्यूनोग्लोबिन्स में कौन कौन से, आप याद रखिएगा, गामडी, GAMAD। गेम की स्पेलिंग तो याद ही होगी, GAME होगा, सॉरी, गेम, IgG, IgA, IgM, IgE, IgD। ठीक है, तो गेम्ड होते हैं, इसने प्रकार के 5 प्रकार के इम्यूनोग्लोबिन्स पाए जाते हैं, जो कि क्या करते हैं, किलिंग करते हैं बैक्टीरिया के अंदर। इम्यूनोग्लोबिन्स जो होते हैं हमारी डिफेंस मैकेनिज्म में काम आते हैं। ठीक है, तो ये ग्लोबुलिन का काम हो गया। अब हम 2 और कॉन्स्टिट्यूएंट्स करेंगे, क्या, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन। इन दोनों का काम क्या है, क्लॉटिंग। हेल्प किस में करते हैं, हेल्प इन क्लॉटिंग। क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, इसमें ये आते हैं, फाइब्रिनोजन से ये स्टार्ट होता है, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन, 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये क्या करते हैं, क्लॉटिंग में काम आते हैं। अब अगर ब्लड की देखा जाए तो ब्लड, मेनली अब ब्लड के बारे में स्टार्ट करते हैं। प्लाज्मा तो हो गया, अब ब्लड के बारे में पढ़ते हैं। तो ब्लड जो होता है वो पाया कितना जाता है, 5 to 5.5 लीटर। ये दोनों के लिए हो गया, एवरेज है ये। और पार्टिकुलर अगर मेल में देखा जाए, मेल के अंदर ब्लड की मात्रा कितनी होती है, ब्लड हमारे बॉडी के अंदर कितना पाया जाता है मेल्स के अंदर, तो 5 to 5.5 लीटर मेल्स के अंदर। फीमेल्स के अंदर थोड़ा कम होता है, 4.5 to
5 लीटर। ठीक है, ब्लड की पीएच क्या होती है? 7.4 एल्कलाइन इन नेचर। कैसा होता है ब्लड? तो ब्लड की पीएच जो होती है कितनी होती है? 7.4 होती है और अल्कलाइन इन नेचर होता है। ठीक है, तो ये ब्लड्स के कुछ ऑस्मोटिक बैलेंस 300 होता है, ऐसे ऐसे करके होते हैं। अब हम मेनली क्या पढ़ते हैं? हमने फर्स्ट पार्ट जो होता है प्लाज्मा का वो पढ़ लिया, 55% का पढ़ लिया। अब हम स्टार्ट करते हैं ब्लड। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्या? सबसे पहले आईबीसी, रेड ब्लड सेल्स। और एथोसाइट्स, ये सब चीजें स्टार्ट करते हैं। क्या? एथोसाइट्स और रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, अब आईबीसी को हम देखते हैं। तो आईबीसी जो होता है, फॉर्मेशन ऑफ आईबीसी is called एथोपोइसिस। क्या बोलते हैं? ब्लड के बनने को क्या बोलते हैं? एथोपोइसिस बोलते हैं। ये कहां बनता है? बोन मैरो में। रेड बोन मैरो में। कहां बनता है? रेड बोन मैरो में। क्या बनता है? आईबीसी बनता है। ठीक है, अब आईबीसी की देखा जाए तो अलग अलग स्टेजेस में फॉर्मेशन जो होता है, अलग अलग स्टेज में, लाइफ के अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग जगहों पे भी बनता है। जैसे कि हम एम्ब्रियो की बात करें, एम्ब्रियो के टाइम पे जो रेड बोन्स का फॉर्मेशन होता है वो होता है योक सैक में। कहां पे? योक सैक के अंदर। एम्ब्रियो में जब हम रहते हैं, जब हम गर्भ में रहते हैं, तो ब्लड का जो फॉर्मेशन होता है वो कौन कैरी करता है? योक सैक करते हैं। साथ ही साथ और कौन से पार्ट्स होते हैं जहां पे रेड ब्लड बनते हैं? तो स्प्लीन। अभी हम जानते हैं स्प्लीन का नाम लेते ही याद क्या आता है कि स्प्लीन तो ग्रेवयार्ड ऑफ आईबीसी है, मरुस्थल है। लेकिन हम बताते हैं स्प्लीन, थाइमस, लीवर। लीवर, ये जो पार्ट्स है ये भी ब्लड का फॉर्मेशन करते हैं। और एडल्ट्स के अंदर जो ब्लड का फॉर्मेशन होता है वो मेनली कौन कैरी करता है? रेड बोन मैरो। ठीक है, रेड बोन मैरो जो होता है वो रेड ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन करती है। अब मेनली ये देख लीजिए एक पॉइंट, क्या एनसीईआरटी से हट के थोड़ा सा, कि कहां कहां पे होता है? सबसे ज्यादा ब्लड का फॉर्मेशन जो होता है फ्लैट बोन्स पे होता है। फ्लैट बोन्स मतलब रिब्स, फीमर, फीमर्स में होता है स्केपुला, स्केपुला। इन सब के अंदर ब्लड का फॉर्मेशन ज्यादा मात्रा में देखने को मिलता है। फ्लैट बोन्स एंड लॉन्ग बोन्स, ह्यूमस। इनके अंदर जब आयु जो होती है 6 से लेके 20 तक की जो आयु रहती है उसमें सबसे ज्यादा फ्लैट बोन्स में ब्लड फॉर्मेशन होता है और ह्यूमर और फीमर में। इन सब के अंदर, ह्यूमस और फीमर्स के अंदर सबसे ज्यादा ब्लड फॉर्मेशन देखने को मिलता है 6 से लेके 20 साल की उम्र रहती है उस समय पे। उसके बाद में जो होता है स्केपुला और ये सब के अंदर होने लगती है। इन सब के अंदर भी होती है लेकिन इन सबसे ज्यादा फिर यहाँ पे होने लगती है। तो देखा जाए तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो हमारा रेड ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है वो कौन कैरी करता है? योक सैक करता है। योक के बारे में हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव चैप्टर में। उसके बाद
और कौन कौन से पार्ट्स हैं जहां पे कैरी करता है? तो स्प्लीन कैरी करता है, थाइमस करता है, लीवर करता है। ठीक है, एडल्ट्स के अंदर कौन कौन करते हैं? एडल्ट्स के अंदर ब्लड फॉर्मेशन मेनली कहां पे होता है? रेड बोन मैरो के अंदर होता है। ठीक है, बोन्स के अंदर कैरी करता है। बोन्स में भी कौन से बोन्स के अंदर? मेनली जो होता है वो होता है किसके अंदर? लॉन्ग एंड फ्लैट बोन्स। लॉन्ग एंड फ्लैट बोन्स के अंदर ज्यादा देखने को मिलता है ब्लड फॉर्मेशन। ठीक है, ये फॉर्मेशन ऑफ ब्लड हो गया। अब हम देखते हैं क्या, अभी तक हमने क्या देखा? रेड बोन मैरो के अंदर फॉर्मेशन होता है। अब इसके लिए एक हार्मोन होता है एरिथ्रोपोइटिन। एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन प्रेजेंट इन किडनी जेजी सेल्स juxta glomerular cells help in secretion of erythropoietin हार्मोन। इथ्रोपोइटिन हार्मोन का जो सिक्रीशन है वो कौन करता है? किडनी के अंदर जो जेजी सेल्स होती है वो करता है। और यही इथ्रोपोइटिन जो होता है वो इंड्यूस करता है किसके? सिक्रीशन ऑफ आईबीसी, सिक्रीशन ऑफ आईबीसी। कहां पे? रेड बोन मैरो के अंदर। ठीक है, तो क्या हुआ? इथ्रोपोइटिन एक हार्मोन है जिसका सिक्रीशन कौन करता है? किडनी की जेजी सेल्स करती हैं, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स करती हैं। और वो जो क्या करता है? इथ्रोपोइटिन हार्मोन, यानी यहाँ पे रास मैकेनिज्म हम एक्सक्रिएशन में देखेंगे। यहाँ पे क्या होता है कि इथ्रोपोइटिन हार्मोन जो होता है वो सिक्रीशन करता है आरबीसी का, जो कि रेड बोन मैरो के अंदर देखने को मिलता है। एक पॉइंट था, क्या इंपॉर्टेंट था, अभी नीट में इसका नाम पूछा गया था जेजी सेल्स का, कि रेड बोन कि कौन सी हार्मोन, जो इथ्रोपोइटिन हार्मोन है उसका वो कहां से स्रावित होती है, मतलब कहां से सिक्रीशन होती है? तो किडनी के जेजी सेल्स जो होती है उसका सिंथेसिस करते हैं। और वो क्या करती है? आगे चल के इथ्रोपोइटिन हार्मोन बनाती है। वही इथ्रोपोइटिन हार्मोन जो है एक्ट करता है कहां पे? सिक्रीशन ऑफ आरबीसी करवाता है। कहां पे? रेड बोन मैरो के अंदर। अब हम देखते हैं रेड बोन मैरो, आरबीसी जो होता है, आरबीसी की शेप क्या होती है आरबीसी की? ह्यूमंस के अंदर क्या होती है? बाइकॉनकेव। किसके अंदर? मेमेलिया के अंदर। मेमेलिया के अंदर। और साथ ही साथ ई न्यूक्लिएटेड होती है, न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। ठीक है, आरबीसी के अंदर क्या देखते हैं? न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। अब इसकी 7 स्टेजेस होती हैं लाइफ की: अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, लेट नॉर्मोब्लास्ट, ये सब स्टेजेस होती हैं, रेटिकुलोसाइट्स। और लास्ट स्टेज जो होती है इथ्रोसाइट्स होती है। इथ्रोसाइट से पहले रेटिकुलोसाइट्स होती है। नॉर्मो, अर्ली, लेट, नॉर्मोब्लास्ट के ये सब स्टेजेस होती हैं फॉर्मेशन की। और जब लेट अर्ली नॉर्मोब्लास्ट आता है वहां पे न्यूक्लियस जो होता है एब्सेंट हो जाता है। न्यूक्लियस एब्सेंट होता है यानी क्या होगा? न्यूक्लियस एब्सेंट, माइटोकॉन्ड्रिया, सेल ऑर्गेनल्स भी एब्सेंट होते हैं। ऑल सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं, जैसे कि क्या? गोल्जी बॉडी,
माइटोकॉन्ड्रिया, ER, ये सब चीजें एब्सेंट होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब चीजें एब्सेंट होती है। अब माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट है यानी क्या? एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो ब्लड जो है अपना रिस्पायरेशन कैसे करता है? एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है। कैसा करता है? एनारोबिक रेस्पिरेशन चलती है। क्यों? क्योंकि अंदर, इसके अंदर क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या जानते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल एटीपी का सिंथेसिस करता है। तो यहाँ पे क्या है? एनारोबिक रेस्पिरेशन कैरी करता है आरबीसी। आरबीसी की शेप क्या होती है? बाइकॉन्केव होती है। वही ये सिर्फ मैमल्स के अंदर देखने को मिलता है। वहीं पे हम रेप्टाइल्स, एविज, इन सब की बात करें तो क्या होता है? कॉन्वेक्स होता है, बाय कॉन्वेक्स होता है। ठीक है, इसमें एक एक्सेप्शन क्या है? कैमल, लैमा। ये जो होता है लैमा और म्यूल जो होता है, इनके अंदर बाइकॉन्केव लेंसेस पाए जाते हैं, बाइकॉन्वेक्स पाई जाती है, बाइकॉन्वेक्स पाई जाती है। ये एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन है। लेमा के अंदर और म्यूल के अंदर जो होता है बाय कन्वेक्स पाई जाती है और न्यूक्लिएटेड पाई जाती है, जबकि वो आते किस में है? मेमेलिया ग्रुप में आते हैं। शेप हो गया। साइज की बात कर ले तो आईबीसी की जो साइज है, साइज जो है 0.8 नैनोमीटर में पाई जाती है। 0.8 नैनोमीटर पाई जाती है। ठीक है, एनएम है, नैनोमीटर में पाई जाती है। 0.8 नैनोमीटर में क्या पाई जाती है? आईबीसी की शेप साइज पाई जाती है। ठीक है, ये सब चीजें क्या थी? आईबीसी के बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे अभी तक। आईबीसी के हमने क्या देखा? आज क्या देखा? आईबीसी का शेप देखा, साइज देखा, सिंथेसिस कहाँ होती है? तो बोन मैरो के अंदर सिंथेसिस होती है। ये सब चीजें हमने देखी। ठीक है, अब आईबीसी की मात्रा अब देखते हैं क्या। इफ आईबीसी more in number than polycythemia. If IBC is more in number than polycythemia. polycythemia क्या होता है? जब IBC की मात्रा बॉडी के अंदर बढ़ जाती है, जब IBC की मात्रा बॉडी के अंदर बढ़ जाती है, उस कंडीशन को क्या कहते हैं? पोलीसाइथेमिया। ये मेनली कब होता है? जब इसकी आवश्यकता पड़ती है। कब पड़ती है? जब इंसान एवरेस्ट पे जाता है, माउंट एवरेस्ट पे जाता है, या सी लेवल से, कहां से? सी लेवल से जब हाई लेवल पे जाता है, हाई एल्टीट्यूड पे जाता है, लो एल्टीट्यूड से हाई एल्टीट्यूड पे जाता है, जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है यहाँ का और यहाँ का डिफरेंस है। पार्शियल प्रेशर भी अलग, प्रेशर जो है प्रेशर अलग है। तो जो बाइंडिंग करने की कैपेसिटी होती है किसके साथ? ब्लड की, ऑक्सीजन के साथ बाइंडिंग करने की कैपेसिटी जो होती है यहाँ पे जो होती है, एक अभी हम आगे फर्दर पढ़ेंगे, एक आईबीसी जो होता है वो कैपेबल होता है 4 O2 को कैरी करने के लिए। लेकिन वहीं पे जब हम हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं, कहां पे? हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं, तो क्या होता है कि ब्लड की जो मात्रा है वो इनसफिशियंट हो जाती है। क्या हो जाती है? इनसफिशियंट हो जाती है
किसको कैरी करने के लिए, ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए। इस वजह से क्या होता है, जब हम हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो जनरली रात्रि में वहां पे विश्राम करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ब्लड के अंदर आरबीसी की फॉर्मेशन तेज हो जाती है, आरबीसी की मात्रा को बढ़ानी पड़ती है, क्योंकि प्रेशर जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं प्रेशर कम हो रहा है, और जब प्रेशर कम हो रहा है तो पार्शियल प्रेशर कम होगा, पार्शियल प्रेशर कम होगा तो इसके वजह से क्या होगा, जो ऑक्सीजन की कैपेसिटी है बाइंडिंग करने की आरबीसी के साथ वो कम होने लगती है, और ऊपर जाने के बाद इस वजह से क्या होता है कि ब्लड की मात्रा जैसे नॉर्मली कितना था 5.5 लीटर था मान लीजिए, तो ये जो है अब जाएंगे हम 7.5 लीटर को तक देखने को मिल सकता है, ब्लड इतना ज्यादा बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि जब हम हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो क्या होता है, नोजिया होने लगता है। अब सिकनेस क्या क्या आएंगे, माउंटेन सिकनेस, माउंटेन सिकनेस में क्या क्या आएंगे, जैसे क्या होगा, नोजिया, वोमिटिंग, हेडेक, हेडेक होगा, ठीक है। ये सब चीजें देखने को मिलेंगी कब, जब हम माउंटेन पे जाते हैं। ब्रेथिंगनेस, ब्रेथिंगनेस, पाल्पिनेशन, इरेगुलर हार्ट रेट होने लगेगा, ब्रेथिंगनेस, आदमी हांफने लगेगा, बहुत डीप ब्रेथिंग करना स्टार्ट हो जाएगी, हेडेक होगा और नोजिया हो जाएगा, वोमिटिंग की तरफ आदमी जाएगा। तो ये सब चीजें माउंटिंग सिकनेस में आती है जब आदमी हाई एल्टीट्यूड पे जाता है। मान लीजिए सी लेवल पे जब आप थे तो ग्रेविटेशनल फोर्स 10 था, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे ग्रेविटेशनल फोर्स कम होता जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रेशर कम हो रहा है, प्रेशर की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स चलता है, तो जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे ग्रेविटेशनल फोर्स भी कम होता जाएगा। इस वजह से क्या होगा कि जब हम हाई एल्टीट्यूड पे जाएंगे, जैसे माउंट एवरेस्ट पे चले गए, माउंट एवरेस्ट कितना है, 8,848, ठीक है, मतलब मीटर, यानी 8 किलोमीटर, 9 किलोमीटर मान लीजिए, 8,848 मीटर है, ठीक है। और वहीं पे सी लेवल पे मान लीजिए अभी 0 पे था, तो यहाँ पे जो था मान लीजिए 10 था, ग्रेविटेशनल फोर्स 9.8 होता है वैसे तो, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स कम होता जाता है, उसके वजह से प्रेशर कम होता है, तो बॉडी के ऊपर जब प्रेशर कम लगता है तो इसके वजह से क्या हो जाता है, इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन वहां पे है, वहां पे ऑक्सीजन की मात्रा, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगती है। इसकी वजह से क्या होता है, जो बाइंडिंग कैपेसिटी है किसके साथ, ऑक्सीजन की, किसके साथ, ब्लड के साथ, वो कम होने लगती है। इन जनरल केस में क्या होता है कि जो ब्लड जो होता है, एक मॉलिक्यूल ब्लड जो होता है वो कैपेबल होता है 4 ऑक्सीजन को कैरी करने में, लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाते हैं ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो रही है, इस वजह से ब्लड की जो मात्रा है, ब्लड की मात्रा को हमें बढ़ाना पड़ जाता है। क्यों बढ़ाना पड़ जाता है? ताकि सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन वहां पे मिल सके। तो इसलिए जब माउंटेन सिकनेस में क्या होता है कि जब हम माउंटेन पे जाते हैं, जब हम माउंटेन पे जाते हैं तो क्या होता है कि जो ब्लड की मात्रा जो है वह बढ़ानी पड़ जाती है। नॉर्मल जब सी लेवल पे रहते हैं, हम जहां पे हैं इस समय क्या है, ये सी लेवल है, जैसे हम इस समय भोपाल में हैं, तो यहाँ पे सी लेवल पे जो हमारा ब्लड की जो मात्रा है, हमारे ब्लड की जो मात्रा है 5.5 लीटर है, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम हाई एल्टीट्यूड पे जाएंगे तो बॉडी के अंदर आप रूपी एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन का सिक्रीशन बढ़ जाएगा, किसका, जेजी सेल्स की एक्टिविटी बढ़ जाएगी, एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन्स का सिक्रीशन बढ़ जाएगा। इस वजह से क्या होगा, ब्लड का फॉर्मेशन भी बढ़ेगा साथ ही साथ। क्यों? क्योंकि हम हाई एल्टीट्यूड पे जा रहे हैं, तो हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो इस वजह से क्या होते हैं कि कम से कम 6-7 दिन लग जाते हैं, जैसे एक ही बार में आप जाके नहीं आ सकते। जैसे आप गए तो पहले एक दिन गए, फिर कहीं पे रेस्ट किया पूरा दिन, वो खुद ही नहीं कहते कि हाँ आगे चलिए, जो भी आपका कोऑर्डिनेटर होगा वो कहेगा कि पहले आराम कर लीजिए, नहीं तो आपको ये सब प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगा। क्या, इरेगुलर हार्ट रेट होगा, आपका ब्रेथिंगनेस बढ़ जाएगा, आपको हांफने लगेंगे। क्यों? क्योंकि इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन आपको मिल रहा है, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होने लगेगा।
हेडेक होगा, नोजिया होगा, ये सब चीजें देखने को मिलेंगी। इस वजह से आरबीसी की मात्रा जो बढ़ जाती है उसको क्या बोलते हैं, पॉलीसाइथीमिया बोलते हैं। और पॉलीसाइथीमिया कब होता है, मेनली जब हम हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं और प्रेशर कम होने लगता है, तब ये देखने को मिलता है। अब हम आगे देखते हैं, और इसमें कुछ बचा तो नहीं है। अच्छा, अगर आईबीसी की मात्रा कम हो जाए उसको क्या बोलते हैं, एनीमिया। एनीमिक कंडीशन बोलते हैं कब, जब आरबीसी की मात्रा कम होने लगे। हमारी बॉडी के अंदर जब आरबीसी की मात्रा कम होने लगेगी उसको क्या बोलेंगे, एनीमिया बोलेंगे। ठीक है, एनीमिया तो आप जानते ही होंगे, बच्चों में मेनली देखने को बहुत ज्यादा मिलता है। तो ये था अभी तक का क्या, हमारा आरसीबी की आईबीसी के बारे में कर लिया। अब हम स्टार्ट करते हैं किसके लिए, डब्ल्यूबीसी। हमने क्या क्या देखा अभी आईबीसी के लिए, आरसीबी के लिए, कौन कौन से टॉपिक में, रेड ब्लड सेल्स में हमने देखा क्या, फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड देख लिया, शेप देखा, साइज देखा, शेप देखा, साइज देखा, पॉलीसाइथीमिया, पॉलीसाइथीमिया, ये सब चीजें, ये सब पॉइंट्स हमने देख लिए। एनीमिया, जो दो प्रॉब्लम्स आ रही हैं इन्हें देख लिया, साइज देख लिया, शेप देख लिया, फॉर्मेशन देख लिया, ये सब चीजें हमने देख ली आईबीसी के लिए। अब हम स्टार्ट करते हैं क्या, डब्ल्यूबीसी। अब स्टार्ट करते हैं क्या, डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स। इसको बोलते हैं क्या, ल्यूकोसाइट्स। दूसरा नाम क्या है, ल्यूकोसाइट्स। इसका फॉर्मेशन भी होता है, वो कहाँ होता है, बोन मैरो के अंदर ही होता है। कहाँ पे होता है, बोन मैरो के अंदर ही होता है। इसकी जो क्वांटिटी है वो कितनी पाई जाती है, 7,000 to 11,000 मीटर क्यूब। ठीक है, अब इसको हमने दो भागों में बांटा था, कुछ देर पहले ही हमने देखा था क्या, ग्रैनुलोसाइट्स। अच्छा हाँ, आईबीसी के बारे में एक चीज नहीं बताई, लाइफ स्पेन। दो तीन पॉइंट्स वहां पे रह गए हमारे, देख लेते हैं। लाइफ स्पेन कितनी होती है, 120 डेज। कितनी होती है, 120 डेज होती है आरबीसी की लाइफ स्पेन। साथ ही साथ 120 डेज, आफ्टर 120 डेज कंप्लीट करने के बाद लास्ट डे आरबीसी कहां जाता है, स्प्लीन के पास। इसको क्या नाम देते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, मरुस्थल, जहां पे लाशें जैसे जलाई जाती हैं उस जगह को क्या बोलते हैं, या दफनाई जाती है उस जगह को क्या बोलते हैं, ग्रेवयार्ड। ग्रेवयार्ड ऑफ आईबीसी जाता है। साथ ही साथ एक और पाई जाती है, आपने नाम सुना होगा, कफ्फर सेल्स। कहां प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट इन लीवर। हेल्प इन डिस्ट्रक्शन,
हेल्प इन आरबीसी डिस्ट्रक्शन। आरबीसी को, जब आरबीसी की लाइफ स्पेन कितनी होती है, 120 दिन की होती है। 120 दिन जब लाइफ स्पेन कंप्लीट कर लेता है कौन, आरबीसी, तो वो उसके पास कहाँ पे जाता है, स्प्लीन के पास, ठीक है। और उसके बाद कोफर सेल्स के पास भी जाते हैं जो लीवर में पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं, डिस्ट्रक्शन करते हैं उसके अंदर से। फिर उसके कोटिंग्स जो होती है, हीम प्लस ग्लोबिन होता है, तो हीम को अलग ले जाया जाता है, ग्लोबिन को अलग ले जाया जाता है, तो वो सब चीजें, हीम दोबारा से चला जाता है वहीं पे, और फिर से उसके अंदर जनरेशन देखने को मिलता है। तो ये चीजें बच गई थी वहां पे, हमने जो डिस्कशन नहीं किया था, लाइफ स्पेन। और अब हम स्टार्ट करते हैं किससे, न्यूट्रोफिल से। न्यूट्रोफिल्स, सबसे पहले हम देखेंगे न्यूट्रोफिल्स, फिर बेसोफिल्स, एस्नोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, ये सब देखते हैं। न्यूट्रोफिल्स जो होता है, ये न्यूक्लिएटेड इन नेचर होते हैं। पूरी डब्ल्यूबीसी जो होती है वो कैसी होती है, न्यूक्लिएटेड इन नेचर होती है, न्यूक्लिएटेड होता है। मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस होता है। ग्रेनुलेटेड इन नेचर होता है। ये सब इसके पॉइंट्स हैं। न्यूक्लियस पाई जाती है, ओवल इन शेप होता है। ओवल इन शेप होता है। स्टेनिंग के बेसिस पे ये एसिड एंड बेस बोथ स्टेन, हम इससे एसिड और बेस, एसिडो बेसिक नेचर का होता है, एसिड और बेस दोनों से ही स्टेन हो जाता है, बेसिक इन नेचर होता है। फंक्शन की बात करें, फंक्शन की बात करें न्यूट्रोफिल्स की, हेल्प इन डिस्ट्रॉय माइक्रोब्स, स्कैवेंजर, स्कैवेंजर की तरह काम करता है, एंगल्फ फॉरेन पार्टिकल्स। क्या काम करता है, फॉरेन पार्टिकल्स को काम करता है, स्कैवेंजर की काम करता है, क्लीनर की तरह काम करता है, डिस्ट्रॉय करता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। कैसे, तो साथ ही साथ अब इसका एक डायग्राम देखते हैं हम कैसा होता है ये। इसके अंदर जो न्यूक्लियस पाई जाती है, मल्टी लोब्ड पाई जाती है। साथ ही साथ इसके पास और क्या पाए जाते हैं, ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, तो ग्रेन्युलेटेड होती है। ग्रेनुलेटेड पाई जाती है और मल्टी लोब्ड स्ट्रक्चर पाया जाता है। कैसा होता है, मल्टी लोब्ड होता है, ठीक है। न्यूक्लियस पाई जाती है, ठीक है। ओवल इन शेप होता है, एसिड और बेस बोथ स्टेन को गेन करता है। फंक्शन क्या होता है, तो फंक्शन में होता है स्कैवेंजर होता है, किसका, एंगल्फ करता है फॉरेन पार्टिकल्स को, ठीक है। हेल्प इन डिस्ट्रॉय माइक्रोब्स, जो भी माइक्रोब्स आते हैं उनके अंदर इनको ये निकलने का काम करता है, एंगल्फ कर लेता है, ठीक है। ये था न्यूट्रोफिल्स के लिए।
बेसोफिल्स की बात करते हैं। बायलोब्ड न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस कैसा होता है, बायलोब्ड होता है। ठीक है, न्यूक्लियस कैसा होता है, बायलोब्ड होता है। उसके बाद से क्या है, ओवल इन शेप। फंक्शन देखिए इसके, यह सिक्रीशन 3 चीजों का करता है, हिस्टामिन, हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हिपेरिन, इन 3 चीजों का करता है। ठीक है, अब ये तीनों कहां कहां काम करती हैं। हिस्टामिन जो होता है वो काम करता है वैसोडायलेटर, वैसोकॉन्स्ट्रक्टर और हिपेरिन क्लॉटिंग प्रिवेंट, क्लॉटिंग से बचाने का काम करती है हिपेरिन। हिपेरिन हमारी बॉडी के अंदर पाया जाता है। हिपेरिन क्या करता है, लीच से भी हम लेते हैं, आर्टिफिशियल नेचुरल हिपेरिन। जब हमें ये क्या कहते हैं, क्लॉटिंग से बचाने का काम करती है। क्लॉटिंग फैक्टर्स अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, तो क्लॉटिंग से बचाने का काम करती है। वहीं पे हिस्टामिन जो कहता है वो क्या कहता है, वेसल्स को डायलेट करता है। जब वेसल्स डायलेट मतलब क्या होता है, जो हमारी आर्टरीज और वेन्स है, जो ब्लड की नसें हैं, उसके अंदर क्या कहता है, वैसो हिस्टामिन का जब भी सिक्रीशन होता है, मास्ट सेल्स भी सिक्रीशन करता है। वैसे तो इट्स वर्किंग एज मास्ट सेल्स, सेम एज इट इज मास्ट सेल। मतलब बेसोफिल्स भी कैसा वर्क करता है, मास्ट सेल्स की तरह वर्क करता है। मास्ट सेल भी क्या करते हैं, हिस्टामिन का सिक्रीशन करते हैं। हिस्टामिन क्या करता है कि वैसो डायलेट करता है, हमारे वेसल्स को डायलेट कर देता है। वेसल्स की जो मान लीजिए ये हमारी वेसल्स की इतनी थी डायमीटर, अब ये वेसल्स की डायमीटर इतनी हो गई। वेसल्स की डायमीटर को बढ़ा देता है, ब्लड फ्लो के प्रेशर को डिक्रीज करता है, यानी बीपी को डिक्रीज करने का काम करता है। ठीक है, वहीं पे सेरोटोनिन क्या करता है, वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्टर कर देता है। अगर वेसल्स इतनी है तो वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा, वेसल्स की डायमीटर को कम करने का काम कर देगा। ठीक है, अब वहीं पे हिपेरिन क्या करता है, हिपेरिन क्लॉटिंग प्रिवेंट करता है, क्लॉटिंग से बचाने का काम करता है। ठीक है, ओवल इन शेप होता है, और ये बेसोफिल्स जो होता है बेसिक डाई से स्टेन होता है, बेसिक स्टेन रिगेन करता है। कैसा, बेसिक स्टेन रिगेन करता है, मीथेन, मिथाइलिन। अब हम बात करते हैं इस्नोफिल्स की। ये भी बायलोब्ड होता है, बायलोब्ड होता है न्यूक्लियस इसका, एसिडिक इन नेचर होता है। इसको इयोसिन से स्टेन करते हैं। स्टेनिंग एक प्रोसीजर होती है। स्टेनिंग क्या होती है, एक प्रोसीजर होती है जिसमें हम क्या करते हैं, केमिकल्स का कुछ इस्तेमाल करते हैं और कुछ चीजों को देखने के लिए, माइक्रोस्कोपिक देखने के लिए, फिर इन केमिकल्स का स्टेन करके और हम उसे देखते हैं माइक्रोस्कोप के जरिए। ठीक है, इसके पास जो पाया जाता है वो क्या पाया जाता है, एंटी हिस्टामिन, एंटी हिस्टामिनिक पाया जाता है। ठीक है, एंटी हिस्टामिन क्या करता है कि इसे हिस्टामिन के विपरीत काम करता है। जो हिस्टामिन हमने देखा था उसके विपरीत काम करता है। ये वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर का काम करता है, वो वैसोडायलेटर का। एलर्जी के कंडीशन में, एलर्जी कंडीशन इस ये बढ़ के आता है। एलर्जी की कंडीशन में इस्नोफिलिया एक इससे रिलेटेड एक बीमारी है, क्या,
इस्नोफिलिया, इस्नोफिलिया में क्या होता है, इंसान को बहुत ज्यादा छींक आता है, धूप और सर्दी से रिलेटेड होती है। जब इंसान धूप में रहे, एकाएक गर्म और ठंडे से होता है, तो इस समय क्या होता है, या पोलन ग्लैंड्स चले गए, पोलन ग्लैंड्स हमारे अंदर चले गए, या कुछ भी हुआ, एलर्जिक कंडीशन हुआ, तो इस्नोफिलिया, इस्नोफिल्स जो होता है वो बह के आता है। साथ ही साथ टेपवर्म और पैरोक्सिसोम इसके अंदर पाए जाते हैं, पैरोक्सिसोम पाए जाते हैं। ये क्या कहते हैं, जैसे कि टेपवर्म, राउंडवर्म, एस्केरिस, इन सब को किल करने के लिए काम आता है। ठीक है, इन सब को काम करने के लिए पैरोक्सिसोम का इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो होता है एस्नोफिलिया, इन सब की मात्रा जब बढ़ जाती है, एस्नोफिल्स की मात्रा कब आती है, जब हमें इन्फेक्शन हो। इन्फेक्शन की कंडीशन में एस्नोफिल्स की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ के आती है। ठीक है, बाइलोब होता है, एसिडिक इन नेचर होता है, इयोसिन से स्टेन की जाती है, एंटीहिस्टामिनिक इन नेचर होता है। साथ ही साथ एलर्जी कंडीशन में इसकी सिक्रीशन बढ़ जाती है, इन्फेक्शन में बढ़ जाती है। पैरोक्सिसोम कहाँ पे काम आता है, राउंडवर्म, एस्केरिस और ये सब चीजें होती है। इन सबको किलिंग करने के लिए पैरोक्सिसोम उस पर एक्टिव होता है और उसको किल करने का काम करता है। अब हम देखते हैं क्या, मोनोसाइट्स। ये तीनों कौन से थे, ग्रैनुलोसाइट्स, जिनके अंदर ग्रैन्यूल्स पाए जा रहे थे। अब आते हैं मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स लार्जेस्ट इन साइज, जितने भी डब्ल्यूबीसी पाए जाते हैं सबसे लार्जेस्ट साइज इसी का होता है। किडनी शेप, बीन शेप, हॉर्स शू शेप न्यूक्लियस। इसके न्यूक्लियस से रिलेटेड क्वेश्चन आते ही हैं क्या, कि तो इसका न्यूक्लियस किडनी शेप पाया जाता है, बीन शेप पाया जाता है, या हॉर्स शू शेप में पाया जाता है। मतलब ये सेल है, किडनी शेप, हॉर्स शू शेप और इस सब शेप में पाया जाता है। ठीक है, ये क्या कहते हैं, फेगोसाइटोसिस। क्या कहते हैं, फेगोसाइटोसिस कैरी करते हैं, डायपिडेसिस करते हैं। एक शब्द आता है क्या, डायपिडेसिस। डायपिडेसिस, अब डायपिडेसिस क्या होता है हम देखते हैं। जैसे इसके अंदर क्या है, ब्लड फ्लो हो रहा है, ये क्या है, कैपिलरीज है। ये क्या है, टिश्यू है। क्या है, टिश्यू है। क्या है, हमारा टिश्यू है। इसके अंदर क्या फ्लो हो रहा है, ब्लड फ्लो हो रहा है। ठीक है, ये कैपिलरीज के बीच बीच में गैप्स पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई फॉरेन पार्टिकल्स आया, जैसे कि बैक्टीरिया आया, बैक्टीरिया ने सेल्स पे इंफेक्शन कॉज किया, बैक्टीरिया इंटरसेलुलर स्पेस के अंदर भी आ गए। ठीक है, अब डायपिडेसिस के जरिए क्या होगा, ये जो है जाएगा डब्ल्यूबीसी में मेनली कौन सा, मोनोसाइट्स, और मोनोसाइट्स इस पोल्स के जरिए बाहर निकल जाएंगे और यहाँ पे जाके इसे न्यूट्रलाइज कर देंगे। क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइजिंग रिएक्शन करते हैं। मतलब इसके ऊपर कुछ सिक्रीशन डालेंगे अपने, जिसकी वजह से जो भी बैक्टीरिया आया था या वायरल इन्फेक्शन था या कुछ भी था, जो फॉरेन पार्टिकल्स थे उनके साथ न्यूट्रलाइज करके उसे न्यूट्रलाइज करने का काम करेगा, उसे खत्म करेगा। इसको क्या बोलते हैं, फेगोसाइटोस, एंगल्फ कर लेगा। दो लोगों का काम है डब्ल्यूबीसी में, एक न्यूट्रोफिल्स का और एक मोनोसाइट्स का। ये दोनों सेम एज इट इज वर्क करते हैं, फेगोसाइटोसिस कॉज करते हैं और मेनली जो भी फॉरेन पार्टिकल्स आते हैं उनको न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं। अब आते हैं लास्ट
लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स के बारे में तो हम आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन लिम्फोसाइट्स में दो प्रकार के होते हैं, टी लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट्स। अभी तो बस इतने जान लीजिए, एक होता है बी लिम्फोसाइट्स। टी लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट्स, ठीक है। टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स ये क्या करते हैं, दोनों मिलके किल करने का काम करते हैं। ये जो होता है टी लिम्फोसाइट्स सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, सेल मीडिएटेड और ह्यूमरल ह्यूमरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाता है और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाता है। इम्यून सिस्टम से रिलेटेड हम 12th क्लास में जब हम चैप्टर पढ़ेंगे इम्यून सिस्टम, उसके बारे में वहां पे हम देखेंगे टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स दो प्रकार के लिम्फोसाइट्स पाए जाते हैं। तो ये भी क्या करते हैं कि अगर ये भी किल करने का काम ही करते हैं, मेनली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने का काम करते हैं, फॉरेन पार्टिकल्स को। इसमें 4 प्रकार के होते हैं किलर लिम्फोसाइट्स और अलग अलग होते हैं। अगर लिम्फोसाइट्स, अब इसमें एक क्वेश्चन आता है, अगर लिम्फोसाइट्स की मात्रा if WBC will increases then if WBC will increases more than 1 lakh then leukemia। occur, समझे। अगर WBC की मात्रा 1 लाख से ज्यादा हो जाती है तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, हमें ल्यूकेमिया हो जाएगा, यानी ब्लड कैंसर, ब्लड कैंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं क्या, प्लेटलेट्स। ये हो गया, WBC पढ़ लिया अपन ने, IBC पढ़ लिया, अब एक बचा है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को एक और नाम से जानते हैं क्या, थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। ये भी कैसा होता है, इन्यूक्लिएटेड होता है। कैसा होता है, इन्यूक्लिएटेड होता है। सबसे बड़ी बात इसका आता है क्वेश्चन। ये जो इसकी सेल्स होती हैं इसको क्या बोलते हैं, मेगा कैरियोसाइट्स। कौन सी सेल्स होती है, मेगा कैरियोसाइट्स। इन लार्ज सेल्स होती है इन। अब ये करते क्या है, फ्रेगमेंट्स में टूटती हैं, इसलिए इसको किस में रखते हैं, फ्रेगमेंट सेल्स में रखते हैं, सेल फ्रेगमेंट्स बोला जाता है। ये क्या है, फ्रेगमेंट्स है। फ्रेगमेंट्स है किसके, मेगा कैरियोसाइट्स के। मेगा कैरियोसाइट्स की सेल्स जो होती है, लार्ज सेल्स होती है, ये टूट टूट के बच जाती है किसमें, फ्रेगमेंट्स में। और ये फ्रेगमेंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं किसमें के लिए, क्लॉटिंग के लिए। क्लॉटिंग, हेल्प इन क्लॉटिंग, ठीक है। क्लॉटिंग में हेल्प करता है क्या, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स कहाँ हेल्प करता है, क्लॉटिंग में हेल्प करता है। और इसकी मेगा कैरियोसाइट्स की सेल्स होती है, ये फ्रेगमेंट्स में टूटती हैं, ब्रेक डाउन होती हैं, और ब्रेक डाउन होकर फ्रेगमेंट्स में बट के और फिर क्लॉटिंग में हेल्प होती है, ठीक है। तो ये था किसके लिए, न्यूक्लियस के लिए। ये भी कैसा होता है, इन्यूक्लिएटेड होता है। और इसकी मात्रा कितनी होती है, 1.5 to 4.5 लाख mm क्यूब।
ठीक है, इतनी इसकी भी मात्रा पाई जाती है, 1.5 to 4.5 लाख पर mm³, इतनी मात्रा पाई जाती है। ठीक है, अगर इसकी मात्रा कम हो जाए उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, परप्यूरेसा। कंडीशन व्हेन क्लॉटिंग डज नॉट टेक्स प्लेसेस इज नोन एज परप्यूसा। ठीक है, परप्यूसा बोलते हैं कब, ऐसी कंडीशन जब क्लॉटिंग ना हो, चोट लग जाए या कुछ हो जाए और अंदर क्या हो, क्लॉटिंग फैक्टर्स ना हो, प्लेटलेट्स की मात्रा ना हो, तो उसको क्या बोलते हैं, परप्यूसा। अब हम देखते हैं आगे। अगला हमारा टॉपिक क्या स्टार्ट होता है, इसमें क्या होता है, अब ब्लड ग्रुपिंग पढ़ते हैं। सबसे पहले ब्लड ग्रुपिंग। ब्लड ग्रुपिंग, ठीक है, ब्लड ग्रुपिंग स्टार्ट करते हैं। ब्लड ग्रुप्स कौन कौन से होते हैं, देयर आर, अच्छा हाँ, डिस्कवरी किसने की थी, कार्लन स्टेनर ने डिस्कवरी की थी 19th सेंचुरी में। 19th सेंचुरी में कार्लन स्टेनर ने डिस्कवरी की थी किसकी, ब्लड ग्रुप की। इनके हिसाब से क्या था, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंटीजेंस present over the surface of RBC or plasma membrane। इनके हिसाब से क्या था, इन्होंने क्या कहा था, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंटीजेंस विच आर प्रेजेंट ओवर द सरफेस ऑफ ए आरबीसी। अब उसमें कौन कौन से एंटीजन है, एंटीजन ए एंड एंटीजन बी, दो प्रकार के एंटीजेंस पाए जा रहे थे। कौन कौन से, एंटीजन ए और एंटीजन बी। अब इन्होंने एक लॉ भी दिया था, अब वो लॉ देखते हैं, कार्लन स्टेनर ने लॉ दिया था, वो लॉ क्या कहता है वो देखते हैं। मान लीजिए ये एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, क्या है, रेड ब्लड सेल्स है, इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर ये क्या है, एक ब्लड ग्रुप है, एंटीजन है। कौन सा एंटीजन है, मान लीजिए ये एंटीजन ए है, ठीक है, एंटीजन ए है, ठीक। ऐसे ही एंटीजन एक और है, इसके ऊपर कौन सा एंटीजन है, ये कौन सा है, बी है, एंटीजन ए एंटीजन बी। तो ये ब्लड ग्रुप कौन सा हो गया, ए, ये ब्लड ग्रुप हो गया बी। एक और है, उसके अंदर क्या देखने को मिल रहा है, कोई भी एंटीजन एब्सेंट है, एंटीजन एंटीजन एब्सेंट।
एंटीजन इस पे नहीं है, कोई एंटीजन नहीं पाया जाता। और एक ब्लड ग्रुप क्या देखा गया जिसपे कि क्या है, ए भी है और बी भी है, दोनों एंटीजन से। तो ये कौन सा हो गया, ए बी। ठीक है, ए बी हो गया। ठीक है, ये ब्लड ग्रुप ए हो गया, ये ब्लड ग्रुप बी हो गया। जिसपे नहीं पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, ब्लड ग्रुप ओ। ठीक है, और ये ब्लड ग्रुप कौन सा हो गया, ए बी हो गया, ए बी ब्लड ग्रुप। ये मेनली दो प्रकार के एंटीजन्स पाए जाते हैं, कौन कौन से, ए और बी पाए जाते हैं। यही जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे पाए जाते हैं। अगर ए जो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर पाया जा रहा है और तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर बी पाया जाता है तो ब्लड ग्रुप कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे कोई भी एंटीजन नहीं पाया जा रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, ब्लड ग्रुप ओ बोलेंगे। और अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर दोनों एंटीजन्स पाए जाते हैं, ए और बी, तब उसे क्या बोलेंगे, ब्लड ग्रुप ए बी बोलेंगे। ठीक है, तो इसके बेसिस पे दो लॉ दिए थे, क्या, इफ एंटीजन is present over the surface of IBC, then their corresponding antibody must not present in their plasma serum। ठीक है, फर्स्ट लॉ ये था। सेकेंड लॉ क्या था कार्लेन एस्टेनर का, इफ एंटीबॉडी is present in serum, then corresponding antigen must absent on IBC प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बात दोनों सेम ही है। क्या है कि अगर एंटीजन प्रेजेंट होगा सरफेस पे, प्रेजेंट है ये, जो एंटीजन प्रेजेंट होगा कहां पे, सरफेस ऑफ आईबीसी के, अगर आईबीसी के सरफेस पे जो एंटीजन प्रेजेंट होगा उसका जो विपरीत होगा, कॉरस्पॉन्डिंग मतलब विपरीत, जो विपरीत एंटीबॉडी होगा वो एब्सेंट होगा कहां पे, सीरम के अंदर। सीरम के अंदर वो एब्सेंट होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए इसके बेसिस पे एक चार्ट बन जाएगा। कैसे, बहुत अच्छा सा चार्ट बनेगा। कैसे, देखिए जो एंटीजन प्रेजेंट है कहां पे, सरफेस ऑफ आईबीसी के, आईबीसी के सरफेस पे जो एंटीजन पाया जाएगा उसका कॉरस्पॉन्डिंग, उसका उल्टा, उसका विपरीत जो है वह सीरम के अंदर नहीं पाया जाना चाहिए। ठीक है, नहीं तो क्लॉटिंग हो जाएगी। ठीक है, तो यहीं पे देखिए ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन निकल जाती है। कैसे, यहां पे हम सबसे लिखेंगे क्या, ब्लड ग्रुप, यहां पे लिखेंगे एंटीजन, यहां पे लिखेंगे एंटीबॉडी। एंटीबॉडी, ठीक है, ये ब्लड ग्रुप है,
ये एंटीजन है, ये एंटीबॉडी है। ठीक है, अब ब्लड ग्रुप हम सबसे पहले लेते हैं ए। तो एंटीजन क्या होगा, ए होगा। एंटीजन क्या होगा, ब्लड ग्रुप ए है, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे क्या पाई जाएगी, आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे क्या पाई जाएगी, ए पाई जाएगी। और कॉरस्पॉन्डिंग ये क्या है, एंटीबॉडी कहां है, ये सीरम है, मान लीजिए सीरम है। तो सीरम के अंदर क्या नहीं मिलना चाहिए, ए है, तो बी नहीं होना चाहिए। कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, उल्टा वही है। ठीक है, अब ब्लड ग्रुप अगर बी है, ब्लड ग्रुप क्या है, बी है, तो एंटीजन क्या होगा, बी होगा। और कॉरस्पॉन्डिंग क्या नहीं मिलना चाहिए, इसका बी का उल्टा क्या है, ए नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, अगर ब्लड ग्रुप जो है ए बी है, ए और बी दोनों एंटीजन पाए जा रहे हैं किसके ऊपर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर, तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। और जब ए बी दोनों यहां पे पाए जा रहे हैं, तो क्या इसके लिए कोई एंटीबॉडी बची, कोई बची ही नहीं। तो इधर क्या हो जाएगा, कोई एंटीबॉडी एब्सेंट है। इधर क्या है, एंटीबॉडी एब्सेंट है, ए बी के लिए कोई एंटीबॉडी है ही नहीं। वहीं पे हम देख ले क्या, ओ ब्लड ग्रुप है, कोई नहीं है, ना ए पाया जा रहा है, ना बी पाया जा रहा है, कोई नहीं पाया जा रहा है। कहां पे, प्लाज्मा के, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, आरबीसी के। तो अब यहां पे क्या होगा, एंटीजन क्या होगा, एंटीजन इसमें क्या हो जाएगा, एंटीजन जो हो जाएगा कुछ नहीं है, एंटीजन यहां पे कुछ नहीं है। एंटीबॉडी कौन है, ए बी, ए और बी दोनों हो जाएंगे, ए भी है, बी भी है, ए बी भी है। मतलब कौन कौन से हैं, ए बी हो गया, तो मतलब क्या हो गया, ए बी हो गया, बी भी हो गया। सेपरेट रहेंगे तो ए भी होगा, बी भी होगा, और दोनों साथ में है तो ए बी भी है। इसके लिए तीनों हानि करता है। कौन कौन से, ए बी तीनों। वहीं पे बी, ए बी के लिए क्या है, कोई नहीं है। क्यों, क्योंकि इसके पास ये पाया जा रहा है। तो इन्होंने ये लॉ देके और ये ब्लड ग्रुपिंग की ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन से बचने के लिए ऐसा चार्ट बना है। अब आते हैं आरएच फैक्टर। आरएच क्या होता है, अब देखते हैं क्या आरएच फैक्टर। आरएच फैक्टर भी किसने दिया था, इन्होंने दिया था, लैंडस्टेनर ने दिया था 19वीं सेंचुरी में। ठीक है, इसके थ्रू क्या बताया था उन्होंने, ये ब्लड ग्रुप है, इसके ऊपर एंटीजन पाए जा रहे हैं, साथ ही साथ एक और चीजें पाई जाएंगी। ये मान लीजिए ए ब्लड ग्रुप है, और अगर इसके ऊपर एक और एंटीजन जो कि क्या है, आरएच फैक्टर है, ये आरएच अगर पाया जाएगा तो पॉजिटिव, नहीं पाया जाएगा तो आरएच नेगेटिव। ठीक है, अब आरएच को डिस्कवरी इन्होंने की थी, किस पे की थी, मंकी पे, रीसस मंकी, मकाका मुराटा पे की थी। ठीक है, मकाका मुराटा मंकी का नाम था, और रीसस मंकी की ब्रीड थी, उस पे किया गया था, मंकी पे किया गया था, एनिमेलिया पे। ठीक है, और इस पे क्या देखा था, अगर क्या एंटीजन पाया जा रहा है, और साथ ही साथ एक और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर आरएच पॉजिटिव भी पाया जा रहा है, तो परसेंट कैसा होगा, आरएच पॉजिटिव होगा। ठीक है, यानी ए पॉजिटिव बोल देंगे, क्या नाम देंगे, ए पॉजिटिव। अगर मान लीजिए ये पाया जाता है, ठीक है, और इसके ऊपर ए तो पाया जा रहा है, एंटीजन पाई जा रही है, लेकिन इसके ऊपर कोई भी दूसरा आरएच नहीं पाया जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ए नेगेटिव हो जाएगा। उसी तरह से बी के लिए देख लीजिए, बी है, और बी के ऊपर क्या पाया जा रहा है, एंटीजन पाया जा रहा है, ये बी है, और इसका आरएच भी पाया जा रहा है, आरएच भी पाया जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, बी पॉजिटिव हो जाएगा। और ऐसे ही क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे पाया जाएगा, एंटीजन तो पाया जा रहा है लेकिन आरएच नेगेटिव है, ये बी है, और आरएच नहीं पाया जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, बी नेगेटिव हो जाएगा। उसी तरह ए बी के लिए हो जाएगा, ये ए और बी दोनों पाए गए, इस पे दोनों एंटीजन पाए जा रहे हैं,
और साथ ही साथ RH भी पाया जा रहा है, तो ये क्या होगा AB पॉजिटिव हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे देख ले क्या A और B दोनों पाए जा रहे हैं, A भी है एंटीजन, एंटीजन B भी है, और साथ ही साथ RH नहीं है तो A भी नेगेटिव हो जाएगा। O के लिए देख लेते हैं, इसके ऊपर कोई एंटीजन नहीं पाया जा रहा है, लेकिन अगर इस पे RH भी नहीं पाया जाता है तो O नेगेटिव, और अगर इस पे एक RH पाया जाता है ओनली एंड ओनली तो क्या हो जाएगा, O पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये था RH के कंपेबिलिटीज देखने को मिला था कि RH ऐसे ऐसे वर्क करता है। ठीक है, RH फैक्टर के बेसिस पे हमने 8 प्रकार के देख लिए, A पॉजिटिव, A नेगेटिव, B पॉजिटिव, B नेगेटिव, AB पॉजिटिव, AB नेगेटिव, O पॉजिटिव, O नेगेटिव, ये चारों देख लिए। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या RH देख लिया, अब हम देखते हैं एक और चीज क्या, इथ्रोब्लास्टोफिटालिस। ठीक है, ये एक इनकम्पेबिलिटी होती है, एक फीमेल्स के अंदर, मदर के अंदर देखने को मिलती है। अब क्या होता है इसके बारे में हम देखते हैं। मान लीजिए ये मदर थी, ठीक है, ये माँ का क्या था, वूम्ब था, गर्भाशय या प्लासेंटा था, ये बेबी था, ये क्या था, बेबी है, बच्चा है, शिशु है। ठीक है, माँ और प्लासेंटा के बीच में अम्बिलिकल कॉर्ड से कनेक्शन है, किससे कनेक्शन है, अम्बिलिकल कॉर्ड से, अम्बिलिकल कॉर्ड है। ठीक है, अम्बिलिकल कॉर्ड पाया जाता है, ये देखिएगा इसमें बहुत दिक्कतें आती है बाद में। इथ्रोब्लास्टोफिटालिस क्या होता है, अगर माँ RH नेगेटिव है, क्या है, RH नेगेटिव है, और बेबी जो बन रहा है बच्चा वो RH पॉजिटिव है, बाप से भी ले सकता है ना, तो RH पॉजिटिव है, माँ क्या है, RH नेगेटिव है, बेबी क्या है, RH पॉजिटिव है। तो जब फर्स्ट टाइम डिलीवरी होगी पार्चुरेशन, तो फर्स्ट टाइम का पार्चुरेशन होगा, उसमें क्या होगा, अब देखिए क्या होगा, RH नेगेटिव है, RH पॉजिटिव है, तो क्या होगा यहाँ पे फर्स्ट टाइम जब डिलीवरी होगी तो हम जानते हैं जब बच्चा शिशु जो है बाहर निकलता है तो थोड़ी सी मिक्सिंग होती है, किसकी, ब्लड की, माँ और जो शिशु है उसके ब्लड में मिक्सिंग होगी। आफ्टर एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन a small amount of blood mix between mother and baby in their first delivery। जो पहला बेबी होगा उसमें क्या होगा, मदर और बेबी के बीच में मिक्सिंग होगी, किसकी, ब्लड की मिक्सिंग होगी। अब जब ब्लड की मिक्सिंग हो गई तो बेबी तो बाहर आ गया, पहला बेबी नॉर्मल होगा, फर्स्ट बेबी नॉर्मल, फर्स्ट बेबी नॉर्मल हुआ, बट यहां पे है बट, मदर ने क्या किया, मदर generate
एंटीबॉडी अगेंस्ट RH पॉजिटिव। ब्लड का मिक्सिंग हुआ, क्या हुआ? ब्लड का मिक्सिंग हुआ। ब्लड का मिक्सिंग होने के बाद RH पॉजिटिव बेबी था, बच्चे ने क्या किया, बच्चे और माँ का ब्लड जो है मिक्स हुआ। मिक्स होने के बाद RH पॉजिटिव जो है उसने क्या किया, मदर के अंदर स्टोर हो गया। कहाँ पे? प्राइमरी ब्रेन से सेकेंडरी ब्रेन में। स्टोर हो गया क्या? एंटीबॉडी। एंटीबॉडी उसके खिलाफ स्टोर हो गया। अब जब सेकेंड बेबी होगा, अगर वो RH पॉजिटिव होता है, क्या होता है? RH पॉजिटिव होता है। बच्चा क्या है? पहला वाला RH पॉजिटिव था, मदर जो है RH नेगेटिव थी। अम्बिलिकल कॉर्ड से दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे। फर्स्ट डिलीवरी हुई, बच्चा बाहर आया। बच्चा जिस समय बाहर आ रहा था, मदर और बेबी का ब्लड मिक्सिंग हुआ। मदर और बेबी का ब्लड मिक्सिंग होने की वजह से क्या हुआ कि दोनों मदर ने क्या किया, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बना के और सेकेंडरी ब्रेन में स्टोर कर दिया। ठीक है, उसके खिलाफ जो भी इंफॉर्मेशन थी, क्या स्टोर करेगी? इंफॉर्मेशन स्टोर कर दिया। अब जब वो सेकेंड टाइम अगर प्रेग्नेंट होती है, मदर सेकेंड टाइम अगर प्रेग्नेंट होती है, तो उस समय क्या होगा? सेकेंडरी ब्रेन में जो स्टोर हुआ था क्या? एंटीबॉडीज। अगर बेबी क्या होता है? RH पॉजिटिव होता है तो वो उस पर अटैक करेगी। अटैक करेगी किस पे? RH पॉजिटिव पे। RH पॉजिटिव पे अटैक करेगी और क्या हो जाएगा? बच्चे को किल हो जाएगा, बच्चा मर जाएगा। क्यों? क्योंकि आईबीसी जो है फॉर्मेशन ही नहीं होगी। ठीक है, आईबीसी बनने ही नहीं देगी। आईबीसी बनेगा, मदर और बेबी जो है अम्बिलिकल कॉर्ड से एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। बच्चे के अंदर कैसा ब्लड बन रहा है? RH पॉजिटिव बन रहा है और एंटीबॉडीज ऑलरेडी उसके सीरम में पाई जा रही है। किसकी? मदर के सीरम में पाई जा रही है। वो दोनों का मिक्सिंग हो रहा है, बॉडी के अंदर जाएगा और उसे किल कर देगी। ठीक है, तो इसी वजह से ऐसे करके इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? एथोब्लास्टोफिटलिस। लेकिन इस समय क्या किया जाता है? फर्स्ट बेबी होते ही अगर मालूम चल जाता है कि बच्चा कैसा है, RH पॉजिटिव है, तो उसे 24 घंटे के अंदर इंजेक्शन दी जाती है। इंजेक्शन देके और एंटीबॉडी फॉर्मेशन स्टॉप कर दी जाती है। एंटीबॉडी फॉर्मेशन स्टॉप, एंटीबॉडी की जो फॉर्मेशन है उसे स्टॉप कर दी जाती है, इंजेक्शन दे दिया जाता है मदर को। ठीक है, तो ये होते हैं RH से रिलेटेड इनकम्पेबिलिटीज। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या क्लॉटिंग्स। हमारा एक क्लॉटिंग टॉपिक बचा है आज के लिए, बस इतना ही रहेगा, क्लॉटिंग। अब देखिए क्लॉटिंग क्या होता है। तो क्लॉटिंग के लिए क्या होता है? हमारे पास क्लॉट से पहले बचने का तो देख ले, हमारे पास क्या पाया जाता है? हिपेरिन। सिक्रेशन कौन करता है? लीवर। मास्ट सेल भी करते हैं। ठीक है, तो हिपेरिन का सिक्रेशन करते हैं और हिपेरिन क्या करता है? एंटीकोगुलेंट होता है। क्या होता है? एंटीकोगुलेंट होता है। ठीक है, क्या होता है? एंटीकोगुलेंट होता है। अब एंटीकोगुलेंट्स कौन कौन से होते हैं? वैसे तो एंटीकोगुलेंट्स में हिपेरिन होता है, ये नेचुरल होता है। ये कैसा होता है? नेचुरल। और लेबोरेटरीज में जो यूज की जाती है, लैब्स में यूज की जाती है, कौन कौन सी की जाती है? सोडियम सिट्रेट, सोडियम सिट्रेट K3, इसका दूसरा नाम EDT है, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एस्टिक एसिड। फ्लोराइड। ठीक है, सोडियम सिट्रेट की जाती है, EDTA की जाती है, फ्लोराइड की जाती है।
सोडियम ऑक्सीलेट की जाती है। तो बहुत सारी वाइल्स का इस्तेमाल किया जाता है किसके लिए? क्लॉटिंग से बचाने के लिए। ठीक है, क्लॉटिंग से बचाने के लिए। साथ ही साथ हमारे बॉडी के अंदर एक विटामिन पाया जाता है, कौन सा? विटामिन के। ये क्या करता है? क्लॉटिंग। हेल्प करता है किसमें? क्लॉट फॉर्मेशन में हेल्प करता है। विटामिन के की कमी हो जाती है तो क्लॉटिंग नहीं बनती है। विटामिन के की अगर कमी हो जाती है बॉडी के अंदर तो क्लॉट नहीं होता है। तो विटामिन के किस में हेल्प करता है? क्लॉटिंग में हेल्प करता है। हम इधर क्या देख रहे थे? एंटीकोगुलेंट्स देख रहे थे। कौन कौन से एंटीकोगुलेंट्स होते हैं? तो हिपेरिन हमारे अंदर नेचुरल बॉडी में पाया जाता है, और ऐसे अगर हिपेरिन की हमें आवश्यकता होती है तो हम किससे लेते हैं? लीच से। लीच से लेते हैं। लीच से लेते हैं, क्या लेते हैं? हिपेरिन लेते हैं, नेचुरल हिपेरिन। ग्रीन वाइल्स में होती है। वाइल्स इनकी अलग अलग वाइल्स होती है। सोडियम सिट्रेट की जैसे ब्लू होती है, ठीक है। K3 की पर्पल होती है। फ्लोराइड की ग्रे होती है। ठीक है, तो ये सब वाइल्स होती है जो कि क्लॉटिंग से बचाने का काम करती है। हमारे बॉडी के अंदर ब्लड को रख के अगर सैंपल हम ले जाते हैं, केस जैसे LFT लगाना है, RFT लगाना है, सीरोलॉजिकल टेस्ट लगाने हैं, मेनली कौन से? सीरोलॉजिकल टेस्ट, सीरम से रिलेटेड जब टेस्ट लगाते हैं, जैसे LFT हो गया, RFT हो गया, लिपिड प्रोफाइल हो गया, या फिर ये सब प्रोफाइल्स जो भी होते हैं, विटामिन के हो गए, इन सब के टेस्ट लगा रहे रहते हैं। तो हम क्या कहते हैं? इन सब वाइल्स का इस्तेमाल करते हैं, और जिसमें कि क्लॉट फॉर्मेशन नहीं होती है। इनका अलग अलग ड्यूरेशन होता है, टाइम का ड्यूरेशन होता है। कोई 4 घंटे तक काम करता है, कोई 24 घंटे, कोई 25 घंटे, कोई 2 दिन, 3 दिन, ऐसे ऐसे काम करते हैं। सबकी अलग अलग रहती है। और हिपेरिन वाली जो होती है, ग्रीन कलर की वाइल्स होती है, ग्रीन होती है, और इसका इस्तेमाल करते हैं क्लॉटिंग फैक्टर्स के लिए। विटामिन के जो होता है वो कैसे वर्क करता है? तो विटामिन के जो होता है एंटीकोगुलेंट्स की तरह, सॉरी, विटामिन के जो होता है क्लॉटिंग फैक्टर होता है, क्लॉटिंग में हेल्प करने का काम करता है। अब हम देखते हैं क्लॉटिंग फैक्टर्स। तो हमारी बॉडी में क्लॉटिंग क्या है? तो क्लॉटिंग एक ऐसी प्रोसीजर है, जब क्लॉटिंग इज अ प्रोसीजर clotting is a procedure through which क्लॉटिंग एक ऐसी प्रोसीजर है जिसमें क्या कहता है, ब्लड जो होता है, ब्लड जहां से कम आउट हो रहा है, पोजीशन या एरिया से कट हुआ है, वहां पे स्टॉप करने को क्लॉटिंग बोलते हैं। क्लॉटिंग जो होता है वो एक चेन रिएक्शन है। कैसी है? चेन रिएक्शन है। चेन रिएक्शन है। क्या होता है? एक चेन से, एक सीरीज से चलती है। इसमें हम क्लॉटिंग फैक्टर्स पहले देख लेते हैं कौन कौन से हैं हमारे। सबसे पहले हम देखते हैं कौन सा है क्लॉटिंग फैक्टर। फिब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, कैल्शियम, देबाइल, नॉट प्रेजेंट, स्टेबल, एंटी हेमोफिलिक, स्टोइड,
स्टूइट, ये सब फैक्टर्स है। फाइब्रिनोजन फैक्टर, प्रोथ्रोम्बिन फैक्टर, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन फैक्टर, कैल्शियम फैक्टर, लेवाइल फैक्टर, नॉट प्रेजेंट स्टेबल फैक्टर, एंटी हेमोफिलिक फैक्टर, इससे हेमोफीलिया होता है, ब्लड क्लॉटिंग डिजीज, ज़ोयल डिजीज भी बोलते हैं, ज़ोयल डिसऑर्डर, एलिजाबेथ की फैमिली में था या है, ठीक है। एंटी हेमोफिलिक फैक्टर बोलते हैं, इसमें ए बी सी होता है, जो ए वाला जो है वो ज़ोयल फैक्टर के नाम से जानते हैं, ज़ोयल डिसऑर्डर बोलते हैं, क्यों? क्योंकि ये जो है ब्लड क्लॉटिंग नहीं होने देता है। क्रिसमस फैक्टर, स्टुअर्ट फैक्टर, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन फैक्टर, हैगमैन्स फैक्टर और फाइब्रिनोजन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। अब इनको लिखते कैसे हैं? रोमन नंबर में लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 13। तो ये 13 जो है क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, ये एक सीरीज में चलती है, जैसे कि सीरीज में चलती है, चैन रिएक्शन होती है, फाइब्रिनोजन फाइब्रिनोथ्रोम्बिन में प्लास्ट होके और लास्ट में फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर जो होता है एक्ट करता है। इसमें दो प्रकार के पाथवेज होते हैं, एक्सट्रिंसिक पाथवे, इंट्रिंसिक पाथवे, ये हम कल की क्लास में देख लेंगे। एक्सट्रिंसिक पाथवे, इंट्रिंसिक पाथवे। एक्सट्रिंसिक पाथवे जो होता है डायरेक्ट 8वें नंबर से स्टार्ट हो जाता है, डायरेक्ट एंटी हेमोफिलिक से स्टार्ट हो जाता है, और एक्सट्रिंसिक पाथवे होता है ब्लड क्लॉटिंग अगर अंदर बन रही है बाहर बन रही है उसके बेसिस पे होता है, क्लॉट जो अंदर बन रहा है या बाहर बन रहा है उसके बेसिस पे स्टार्ट होता है। तो ये आज के लिए इतना ही काफी है। ये क्लॉटिंग फैक्टर्स है, क्लॉटिंग फैक्टर्स इतने होते हैं, और ये क्लॉटिंग फैक्टर्स जो होता है काम करते हैं, इसमें विटामिन के की रिक्वायरमेंट होती है, विटामिन के की प्रेजेंस में क्लॉटिंग्स बनती है, और इसका सिक्रीशन जो होता है कौन करता है? लीवर। लीवर इन सब का भी जनरली सिक्रीशन जो होता है वो कौन करता है? लीवर। लीवर से ही सिंथेसाइज होते हैं, ठीक है। और ये क्लॉटिंग फैक्टर्स जो होते हैं क्लॉटिंग करने के काम आते हैं। कैल्शियम का तो वैसे एब्जॉर्प्शन हो जाता है, ठीक है। तो ये सब क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में हम मिलते हैं फिर से।